लामाना श्री क्लासेस लामाना में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 की गणित देख रहे हैं जिसमें आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के द्वारा आपका रिवीजन करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज इसका पार्ट नंबर 11 कर रहे हैं। इससे पहले 10 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले उनको देखिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके, और ऐसा करते करते हम पूरा आउटपुट भी कर लेंगे और आपका बुक का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप पूरा रिवीजन देख लोगे तो मेरी गारंटी है कि आपके मैथ के अंदर 90 to 95% मार्क्स आए ही जाएंगे आराम से, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब आज का जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे वो सारे एमसीक्यू बेस्ड थे, सारे खत्म हो चुके हैं। अब जो ये एमसीक्यू के बाद में जो क्वेश्चन आने वाला वो आपको फिल द ब्लैंक वाला रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आने वाला है। जो रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसमें लिखा रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से 1 से 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको ये करना है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक द्विघात समीकरण दे रखी 2x 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 स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के दोनों मूल बराबर हो तो k का मान बताना है ना। अब आपको k का मान बताने के लिए द्विघात समीकरण की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, उसके जुड़े कुछ फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए ताकि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो पहले वही देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण जो क्या होती है। द्विघात समीकरण ये आपके चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण का, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन अब द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण है जिसपे घात 2 हो। पहला तो घात कितनी होनी चाहिए, 2 द्विघात समीकरण में। तो इसका जो सामान्य फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र, जो द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र होता है वो कैसे होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके द्विघात समीकरण होती है। ये इसका फर्स्ट टाइप है ना, ये पहला रूप है इसका। सेकंड रूप कैसे दिखेगा इसका, ये तो फर्स्ट रूप इसका। सेकंड रूप क्या हो जाएगा, इसका जो सेकंड रूप होगा वो होगा कि अगर c बराबर 0 हो जाए, यानी c का मान 0 हो जाए। अगर c बराबर 0 हो तो c हट जाएगा, c हट जाएगा तो ये कैसे दिखेगी, ये दिखेगी ax स्क्वायर प्लस माइनस bx, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है इक्वल्स टू 0। ये हो गया इसका सेकंड फॉर्म। तीसरा थर्ड फॉर्म, अगर b इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ये फिर ये कैसे दिखेगी, तो फिर ये दिखेगी ax स्क्वायर, b का मान पूरा 0 हो जाएगा तो हट ही जाएगा, तो केवल c बचेगा प्लस माइनस c बचेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो इसके 3 रूप हैं, तो ये आपको तीनों पता होना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कभी भी a का मान जो a है इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। इसमें ये भी ध्यान रखना है, एक दो चीज और याद रखनी, कि इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो है a, ठीक है। जो x का गुणांक है वो है b, और c अकेला रहते से जो अकेला रहते अचर पद बोलते हैं। ये है अचर पद,
अचरवर्ती क्या है हमारा सी है। ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, या फिर जिसे हम आज श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला बोलते हैं वो, या विविक्तर जो डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं उसको, तो उसका जो फॉर्मूला है वो निकालना वो आना चाहिए। वो कैसे? तो वो फॉर्मूला होता है, देखो डी बराबर बोलते हैं p² - 4ac। ये आपके जो द्विघात समीकरण को हल करने का श्रीधर आचार्य वाला सूत्र उसी का एक पार्ट है ये। तो इसका मतलब क्या होता है b² - 4ac। तो ये b² - 4ac जब करेंगे तो ये आपका ये, तो इसको डी बोलते हैं। ये आपका शून्यकों की या मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले अगर जब फर्स्ट जब b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाए, 0 के बराबर हो, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो मूल होंगे वास्तविक एवं बराबर होंगे। पहला पॉइंट, b² - 4ac का अगर मान 0 के बराबर हो जाए तो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर मूल वास्तविक और बराबर हो तो उसका मान 0 होगा, पहला। फिर सेकंड क्या याद रखना, सेकंड b² - 4ac अगर इसका मान 0 से बड़ा जाए, 0 से बड़ा यानी 0 से बड़ा तो 1 2 3 कुछ भी आ जाए, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, यानी रियल होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे, समान नहीं आएंगे, अलग अलग। यानी अगर इस द्विघात समीकरण को हल करने जाओगे तो अगर यहीं से हम पता कर सकते हैं बिना इसको सोल्व किए ही कि इसके जो आंसर आएंगे दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे क्योंकि गुणनखंड करेंगे तो इसके 2 आंसर निकलेंगे, दोनों आंसर, क्योंकि घात जितनी होती है उतनी आंसर निकलता है। घात यहाँ पे 2 है तो इसके 2 आंसर निकलेंगे। अगर इसका बी और इसको अगर सोल्व करके अगर 0 आ रहा है सोल्व करने पे, तो जो आंसर आएंगे वो प्लस में आएंगे। एक तो प्लस वास्तविक आएंगे, सॉरी प्लस तो क्या माइनस में भी आ सकते हैं, लेकिन दोनों ही कैसे रहेंगे? बराबर। और अगर इसको सोल्व करने पर मान 0 से बड़ा आया यानी 1 2 3 कुछ भी आ जाए, तब जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग, यानी अलग अलग आंसर आएंगे, समान आंसर नहीं आएगा। जो थर्ड टाइप है, यानी तीसरा जो प्रकार है वो हो जाएगा b² - 4ac। अगर इसका मान 0 से छोटा जाए, 0 से छोटा मतलब माइनस में आ जाए, 0 से छोटी संख्या माइनस की होती है, तो यानी 0 बड़ा रहेगा। तो अगर ऐसा आ जाए तो मूल रहेंगे वो काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, जिनको हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो जो मूल काल्पनिक होंगे तो उनको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके कभी भी मूल अगर काल्पनिक आ जाते हैं, तो अगर यानी b² - 4ac का मान कभी भी अगर माइनस में आ जाए, तो आपको कभी भी उस द्विघात समीकरण को हल करने की जरूरत नहीं है, वो उसी का वही आंसर है। तो आपको कुल मिला के क्या याद रखना है? कुल मिला के आपको ये 2 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट तो ये, एक सेकेंड, पहले तो ये चीज याद रखनी है आपको, ये वाला कलर चेंज कर लेते हैं इसका, रेड कर लेते हैं। एक तो ये चीज याद रखनी है आपको, एक दूसरा ये याद रखना आप b² - 4ac, और तीसरा आपको ये याद रखना। अब इसमें क्या है, जब बोले कि मूल वास्तविक है m बराबर हो तब आपको ये यूज लेना है, अगर बोले अलग अलग है तब आपको ये यूज लेना है, और बोले मूल काल्पनिक है तो आपको ये यूज लेना है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं बेगे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि देखो कि दोनों मूल कैसे हैं? बराबर हैं। जब दोनों मूल बराबर हैं तो 0 मानेंगे, तो मान लेते 0, करते हैं सोल्व। देखो
सबसे पहले फॉर्मूले में लगाएंगे बी स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या लिखना है 0। अब यहाँ से देखो बी कौन मैंने बताया था, यहाँ देखो बी कौन है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या दे रखा है के, क्या लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 4a कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, सी अचर पद है यानी अकेला वाला है यानी ये 3 बराबर 0। अब ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस, यहाँ सबको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 या 24, ये हो जाएगा 24 बराबर 0। अब 24 यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 24। अब स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा के इक्वल्स टू अंडर रूट 24। अब अंडर रूट 24 अगर हल हो सकता है तो सोल्व कर लो। अब 24 का अगर आप गुणनखंड करके निकालना चाहो तो भी ठीक है, अगर आपको बिना गुणनखंड के सोल्व करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। कैसे? ये देखिए 24 कौन से पहाड़े में आता है ना, तो 4 के पहाड़े में आता है, देखो 4 6 इंटू 4 6 चौक 24 होते हैं। अब इसमें देखो 6 का तो कुछ बनेगा नहीं, 4 का अंडर रूट 2 हो जाता है तो 2 आएगा बाहर और अंडर रूट में रह जाएगा 6, तो हम अंडर रूट 24 भी लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 6 भी लिख सकते हैं, तो दोनों इसका आंसर ठीक है। तो इसका के का मान हो जाएगा, या तो अंडर रूट 24 लिख दीजिए, अंडर रूट 24 भी हो सकता है, ये हम बोलेंगे इसको कितना कितना आया था 2 अंडर रूट 6, तो इसको 2 अंडर रूट 6 भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो दोनों ही ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना ये वाली चीज। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके समांतर श्रेणी में से है। समांतर श्रेणी 1/15 1/12 1/10 का सार अंतर निकालना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपको सार अंतर निकालना है। तो ये आपका दे रखा है चैप्टर नंबर 5 है ना, समांतर श्रेणी, एक सेकेंड, चैप्टर नंबर 5 5 चैप्टर समांतर श्रेणी से दे रखा ही। समांतर श्रेणी ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में ए और पी बोलते, तो एपी हो जाएगा ये। अब समांतर श्रेणी में देखो, अगर मैं एक सिंपल से समांतर श्रेणी बनाऊं उसमें देखिएगा, ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि देखिए समांतर श्रेणी, अगर आपने पहले मैंने कोई क्वेश्चन आया तो उसमें बताया था पूरा डिटेल से, तो फिर भी बता दे रहा हूँ। देखो समांतर श्रेणी कोई भी ले ले, जैसे 2 4 6 8 10 डिश चलती रह रही। अब जो फर्स्ट नंबर बात है इसको हम प्रथम पद बोलते हैं, जिसको हम ऐसे दर्शाते हैं, और इनका जो अंतर है वो सार अंतर कहलाता है, जिसको हम डी से दिखाते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, ये निकालने का तरीका है अभी दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, यानी a2 माइनस a1 करना होता है, तो यही आपका सार अंतर है। अब यही यहाँ पे बताना आपको, इस अगर इसका बात करेगी, ये समांतर श्रेणी दे रखी है इसमें सार अंतर बताना है आपको, तो सार अंतर इसमें कैसे बताएंगे, a2 माइनस a1 कर लो, a2 पे कितना लिखा हो देखो 1/12, और a1 कितना है यहाँ पे 1/15 1/15। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। अब 10वीं क्लास में आने के बाद भी बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि उनको भिन्नों को घटाना नहीं आता, तो ये आपको बेसिक है, या तो आपको आनी चाहिए, नहीं आते तो आपको सीखना चाहिए, है ना। तो बहुत ही आसान है इसका, तो भिन्नों को करने के दो तरीके से, तो तुम आप एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं ले सकते तो फिर एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे सोल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो आपको क्या करना है, इस 1 का पहाड़ा 15 बार बोलना है, तो 1 का पहाड़ा 15 बोलेंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दो, 1 का पहाड़ा 12 बार बोलना है, सबसे पहले देखो मैं चिन्ह लगा देता हूँ, आपको क्या करना,
सबसे पहले तो इस 1 का पार्ट कितने बार बोलना है, 15 बार, तो 15 आ गया। माइनस है तो माइनस लगा दो, कभी आपको जरूरत पड़े जोड़ना है तो यहाँ प्लस का चिन्ह आवे तो जोड़ दो। ये पिनों को ऐसे सोल्व करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इस 1 का पार्ट बार बार बोलना। 1 का पार्ट जब बार बार बोलेंगे तो 12 आएगा, बटा लगाना है। फिर 15 को 12 से गुणा करना, 15 को 12 से गुणा कर दो। अब 15 से 12 से गुणा कैसे करें, तो पहाड़ा अगर आता है तो पहाड़ा बोल के कर लो, देखो। और बाकी आसान तरीका ये है, अगर आपको वर्ग याद होगा तो आसान हो जाएगा। कैसे, 12 को अगर 12 से गुणा करते तो हमें पता कितना आता है, 144। अब 12 बार बोल दिया, 3 बार और बोलना है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, जोड़ दो तो ये हो गया 10, हासिल में 1, ये हो गया 8 और ये हो गया 1, यानी 180। ऐसे समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट ही बोलना आप। 12 का पहाड़े पहले 5 बार बोलना, 12 पंजे 60, हासिल में गया 6, 12 एकम 12, 12 और 6 कितने हो गए 18। अब 12 का 12 में से जब 12 घटाएंगे, 15 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और बटे में कितना आ रहा है 18, यानी 180 आ रहे हैं। अब क्या करना है, 3 से घट रहा है तो काट दो, देखो 3 एकम 3, 3 चंग 18, यानी इसका आंसर आया 1/60। यानी जो डी है सार अंतर है और कितना आ जाएगा 1/60 आ जाएगा। ठीक, तो यही आपको यहाँ फिल करना है। इसका जो सार अंतर है वो कितना आएगा 1/60। चाहो तो आप यहाँ पढ़ लेना इसको। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन थे, आगे और भी करवाएंगे, तो जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।